So the topic for today is आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी। आप लोगों को मालूम होगा कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सो बाय सब्जेक्टिविटी वी मीन टू से कि आपको उसमें लिखना रहेगा, राइट? जैसे कि आपके प्रीलिम्स सेक्शन में होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो आपका होता है मेंस का पेपर। दैट मीन्स जो रेलिवेंस है आंसर राइटिंग की दैट इज वे अहेड, और आपको काफी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप सक्सेसफुली एक अच्छा आंसर लिख पाए। सो आज बात करते हैं रिगार्डिंग द टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फर्स्टली जो कॉमन क्वेश्चंस उठ के आते हैं वो ये हैं कि हाउ वी शुड स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कैसे करें, व्हेन टू स्टार्ट, एसे राइटिंग स्टार्ट कब की जाए, कैसे की जाए, एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर फॉर द आंसर, व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। सो ये जो 3 डाउट्स हैं ये बहुत कॉमन डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमें स्टार्ट कब करना चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेश हैं और उन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है, जीएस के सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़े, देयर इज नो पॉइंट राइटिंग द आंसर्स एज ऑफ नाउ। सी, everyone can have their own strategy, the faculties can also have their own strategy, but according to my experience I believe कि अगर आप अपना बेस डेवलप कर लेंगे, अगर आप कुछ टाइम अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे लगा लेंगे तो आपकी एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी, तब आप आंसर लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, चाहे आप वो 3 महीने बाद ही लिखना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा जीएस का मॉड्यूल कवर होने के बाद, फर्स्ट रीडिंग के बाद आप आंसर्स लिखिए, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। If you want to start the practice, you can start. But then, if you do it after 2-3 months, once you have studied some of the subjects, it will be better for you because you will understand how you need to go about it. Okay? तो क्योंकि इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स की भी नॉलेज को इम्बाइब करना होगा, तो मीन वाइल जब आप इस हैबिट में आ जाएंगे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग में आ चुके हैं, आप कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, एटलीस्ट बेस सब्जेक्ट्स तैयार कर चुके हैं आपने, तो आपको इस आंसर राइटिंग में तब उस चीज की मेच्योरिटी और उसका बेनिफिट आपको मालूम होगा। एंड ये चीज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आज आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, कर रहे हैं, आप 6 महीने बाद उस आंसर को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप दोबारा उस आंसर को लिखते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके आंसर में कितनी मेच्योरिटी आ रही है। तो वो तो जितना आप पढ़ते जाएंगे आपके आंसर का जो लेवल है इट विल इंक्रीज, राइट? एंड दूसरा जो सेक्शन आता है कि हाउ टू स्टार्ट में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए आंसर राइटिंग में, वो सारा हम बात करने वाले हैं। उसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है वो भी हम बात करने वाले हैं, राइट? सो आइडली according to the students, when I ask what is a good answer, so collectively I get these answers, and as per my opinion I think these are the correct points that you should know about it. So अच्छा आंसर क्या होता है? एक अच्छा आंसर वो होता है जहां पे आप रेलिवेंट कंटेंट लिख रहे हैं। देखिए, रेलिवेंट कंटेंट की बात यह है कि आप कुछ भी इलॉजिकल लिख के नहीं आ रहे हैं, जो पूछा गया है आप वही लिख रहे हैं। यू आर नॉट डिरेलिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, आप उससे डिरेल होके कहीं और जाके कुछ और नहीं लिख के आ रहे हैं, आप वहीं पे स्टिक हैं, राइट? अगर मैं बात करती हूं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, सो आपको खाली इकोनॉमी में नहीं चले जाना है या खाली ग्लोबलाइजेशन पे नहीं जाना है, आपसे पूछा क्या गया है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। सो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो व्हाट आर द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट of globalization on economy. So you need to take into account कि what is being asked, and if you derail from what is being asked, your marks will go in vain. Because अगर आपकी जो मेहनत है वो मेहनत अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, जो भी आपने पढ़ा, लेट्स से आपने एक टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ा और आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, और अगर आपको लग रहा है कि वो कंटेंट बहुत अच्छा है, बट अगर वो कंटेंट आपके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा तो इट विल बी ऑफ नो यूज, योर एफर्ट्स विल गो इन वेन अल्टीमेटली, चाहे आप कितना लिख के आ जाएं, राइट? वैसे लिख तो आप वर्ड लिमिट के कन्फाइंड ही पाएंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी नॉलेजेबल आपको उसके ऊपर कंटेंट आता है, बट अगर वो डिरेल हो रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो जो चीजें पूछी गई हैं, जैसे कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, एक ही आपके क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो आपका राइटिंग स्टाइल भी वही होना चाहिए। जैसे कि you should understand the nature of the questions, as in you should answer according to the question. The answer nature should match with the question nature. अगर पहला पॉइंट भी पहले पॉइंट में भी एक क्वेश्चन है,
सेकंड में भी एक क्वेश्चन है, थर्ड में भी एक क्वेश्चन है, एक मल्टीपल क्वेश्चनर है उसके अंदर, तो आपको आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है। ऐसा नहीं कि आप एक में बिल्कुल खो गए और एक का आपने आंसर ही नहीं किया। यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यू शुड नॉट अटेम्प्ट योर आंसर लाइक दैट। सो यू नीड टू बी वेरी मेटिकुलस बाइल रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गलती बच्चों को ये होती है कि दे डोंट गिव अटेंशन, दे डोंट गिव प्रॉपर अटेंशन वाइल रीडिंग द क्वेश्चन एंड इन अ हेस्ट दे जस्ट गिव अ क्विक रीडिंग एंड बाद में दे रियलाइज कि अरे पूछा तो ये गया था, देन things will be out of your hand. So beforehand, the first rule should be that you should go through the question very carefully, and whatever is being asked, that should be answered in a balanced manner. Okay. Another is use examples and diagrams. Very, very important. The more examples you will give, the more diagrammatic representation you will incorporate. See, you will make the life of the evaluator easy through that. To be very, clear. See, अगर आप जितने डायग्राम्स बना रहे हैं उतनी ज़्यादा आप ही सोच के देखिए, अगर आप इवैल्यूएटर हैं और आपको कोई काम पेपर चेक करने को दिया गया है और आप पेपर चेक कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि मैम कहाँ लिखा है कि बुलेट पॉइंट्स में करना है या पैराग्राफ्स में करना है। सी, इट्स नॉट अ रूल, it's just the recommendation, and as for me it is the right recommendation which I believe as per the experience as it says कि आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप इवैल्यूएटर हैं और आपको पेपर चेक करना है, तो अगर आप पैराग्राफ में जो कुछ लिखा हुआ है और कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है विद प्रॉपर बैलेंस ऑफ डायग्राम्स, वो आपको ज्यादा इंक्यूजिटिव टू रीड रहेगा या एक सिंपल जो पैराग्राफ्स लिखे गए हैं, क्या आप इतने एफर्ट्स डालेंगे उन पैराग्राफ्स को पढ़ने में? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए रेकमेंड यही किया जाता है कि गो फॉर बुलेट पॉइंटर्स बिकॉज दीज आर मोर कैप्टिवेटिंग एंड आप जो लिख रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, राइट? सो दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। एंड रही बात एग्जाम्पल्स की, आप जितने एग्जाम्पल्स देंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर मैं इंडिया चाइना की बात करूं, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं, है ना, कश्मीर की बात करूं, अगर आप कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो अगर दिखा देते कि ये बाउंड्री है, इतना रीजन इंडिया के पास है ना, इतना रीजन चाइना के पास है, इशू किस पे हो रहा है, डिस्प्यूट किस पे हो रहा है, लाइकवाइज वी कुड स्टेट अबाउट कश्मीर ऑल्सो। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली इट बिकम्स इम्पैक्टफुल। तो जो भी आपका स्कीमेटिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके अलावा एक प्रॉपर कोहेरेंस और प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। देखिए, अगर आप कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, आप कुछ रीड कर रहे हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप मिस कर जा रहे हैं बीच में कुछ चीजें, तो डेफिनेटली यू शुड सेल्फ इवैल्यूएट, यू शुड रीचेक बिकॉज डेफिनेटली आपने कुछ मिस किया है। ये आप उस टाइम पे कर सकते हैं जब आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आपका मंत्रा इसमें ये रहना चाहिए कि जो आपका फ्लो है ना वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका फ्लो टूट रहा है लिखते वक्त ही, तो आप डेफिनेटली आपका इवैल्यूएटर का फ्लो भी टूट रहा है वाइल रीडिंग, एंड अगर वो फ्लो टूट रहा है तो इट इज़ नॉट counted as a good answer. So you need to ensure that you are using proper connectors, you are maintaining the flow कि पहले आपने एक प्रोसेस को एक बारे में लिखा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अगर आपके माइंड में ही जो थॉट्स हैं वो वेल इंटीग्रेटेड नहीं है तो डेफिनेटली वो जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच भी वैसे ही रहा है। ओके, सो इट इज़ योर फेस, ओके, एंड यू शुड मेक इट वेरी गुड बिकॉज आपसे कोई भी पर्सनली आपके पूछने नहीं वाला कि आपने ये क्या लिखा है या क्यों लिखा है। सो योर पेपर विल स्पीक, राइट? सो जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ इवैल्यूएटर की ईजी करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ योर मार्क्स। सो आपका करियर भी ईजी हो जाएगा, आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी, राइट? सो ये चीज़ों का हमको ध्यान देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कि स्ट्रक्चरिंग क्या है, ऐसे की स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। देयर शुड बी इंट्रोडक्शन, देयर शुड बी बॉडी, देयर शुड बी कंक्लूजन। ओके, अब इंट्रोडक्शन में भी आप डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट? आप बैकग्राउंड हिस्ट्री इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्ट्स, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा। जितना ज़्यादा करंट इवेंट्स को हम इम्बाइब करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, वो एक और लेवल आपका आंसर राइटिंग का लेके जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लो होना है, जो भी हमारे पॉइंटर्स हैं, हम उसको ऐसे इंटीग्रेट करें कि एक सेक्शन इंट्रो का बने, एक सेक्शन बॉडी का बने, एक सेक्शन कंक्लूजन का बने। तो वो हम बनाएंगे कि वो कैसे बनता है और क्या कैसे आपकी सब हेडिंग्स होनी चाहिए, कैसे आपकी सब हेडिंग्स का प्रोफेशनलिज्म कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो
जो भी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं फॉर अ गुड आंसर, देखिए जब आपका गुड आंसर है तो गुड आंसर में आपका प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म कैसे रिफ्लेक्ट होता है? व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग डायग्राम्स, व्हेन यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एग्जाम्पल्स, जब एग्जाम्पल्स के अलावा आप जो बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हाईलाइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाली हैं। तो लेट अस डिस्कस दैट आउट। सो नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ write template for answer. See, there is no certain defined template by UPSC for this. So this comes through your experience. Once you practice answer writing, you get to know this is the draft which I am going to follow, this is the blueprint which I am going to follow. Okay, तो वो आपका ultimately एक template बन जाता है, आपका एक writing style बन जाता है। So ये जो answer writing है, it's an art, ये एक कला है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो इवॉल्व होगी और उतनी मेच्योरिटी और उतना कंटेंट कॉम्पिटेंसी आपकी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। बिकॉज जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही है, तो डेफिनेटली जो आपकी कंटेंट कॉम्पिटेंसी है इट इज गोइंग हायर एंड डेफिनेटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड आउट हियर। सो कमिंग टू द पार्ट कि एक नॉर्मल सेक्शनिंग कैसे हो सकती है एक आंसर की, जो कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो उसकी बात करते हैं। सपोज एक टॉपिक है, लेट्स सपोज कि आपका एक टॉपिक पॉल्यूशन पे है। बहुत बेसिक एग्जांपल मैं ले रही हूं। मैंने क्यों लिया कि आपने पॉल्यूशन की डेफिनेशन डाल दी। अब इसकी कैटेगरीज आपको लिखनी है, तो इसकी हेडिंग्स हैं और इसकी सब हेडिंग्स है। तो किसी भी टॉपिक में अगर हेडिंग और सब हेडिंग है तो आप कैसे लिखेंगे? लेट्स सपोज फर्स्ट इसकी सेक्शनिंग क्या बनती है? लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि इसकी सेक्शनिंग है एयर पॉल्यूशन। ओके, अगर दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, है ना। लेट्स सपोज तीसरा मैंने सॉइल लिख दिया। तो अगर मुझे इसे सेक्शनिंग करनी है तो मैं क्या करूंगी? 1 2 3। और अगर इसके अंडर मुझे फर्दर पॉइंट्स लिखने हैं, अंडर द एजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन आई नीड टू मेंशन समथिंग एल्स। सो व्हाट आई विल डू? 1.1 1.2 1.3। और अगर ये कोई टॉपिक है और इसके अंदर मुझे फर्दर कोई पॉइंटर्स और बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी? 1.1 1.2 एंड 1.3, राइट। सो इसी तरीके से यहां पे भी 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा एंड 2.3 हो जाएगा, लाइकवाइज दिस। ओके, सो प्लीज इग्नोर द हैंड राइटिंग आउट हियर। सो एग्जाम आपका है, मेरा नहीं। सो आप बस क्रक्स समझिए। क्रक्स ये है कि आपको जो सेक्शनिंग करनी है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से करनी है, जहां आप बुलेट पॉइंटर्स यूज करें। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आइडियली बुलेट पॉइंट्स यूज करने चाहिए हैं। तो जो भी आप नंबरिंग फॉलो कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जब आप स्टार बना रहे हैं या एस्ट्रिस्क बना रहे हैं, राइट। बट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स द नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर अगर आपकी हेडिंग या फिर सब हेडिंग आ रही है तो सब हेडिंग को, अगर एक हेडिंग 1 है तो सब हेडिंग बनती है 1.1, और अगर उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग है तो 1.1.1 एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरीके से आप ये फॉलो कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि हमको इसका मल्टी डायमेंशनल व्यू इनकॉर्पोरेट करना है। मल्टी डायमेंशनल व्यू क्यों? अगर कोई टॉपिक है और उसके अंदर आप ये डाल रहे हैं कि इसका सोशल इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, तो आपका आंसर जो है डेफिनेटली बहुत इंपैक्टफुल हो जाता है। यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग अ होलिस्टिक व्यू आउट ऑफ यू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो कैसे आता है? जब आप इन सारे इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कोविड का एग्जाम्पल लूँ तो कोविड के बारे में अगर मैं ये सारी बातें करूँ कि इसका क्या क्या इंपैक्ट हुआ, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ, आपका पॉलिटिकली क्या इंपैक्ट हुआ, तो ये सारी चीजें एक हमारा व्यू दर्शाती हैं कि इस जो स्टूडेंट है, ये जो पर्टिकुलर एस्पिरेंट है, ये एक ब्रॉड व्यू रखता है। क्योंकि आपको कल को जाके डिसीजन लेने हैं। अगर आपका ब्रॉड व्यू नहीं होगा तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? क्योंकि आपकी सोच ही इतनी बड़ी नहीं है, इतना विजन आपका नहीं है। तो विजनरी होना थोड़ा आपके लिए जरूरी हो जाता है बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट। सो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। और कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट में होना चाहिए। तो जो भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह मेंशन करनी है वो आप अपनी बॉडी में लिंक कर सकते हैं। देखिए, अब जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उनको तो आप डिफाइन करेंगे, बट जनरली अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूं तो अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड, एवरीवन नोज अबाउट इट। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बताने के लिए। डेफिनेशन आपको उन टॉपिक की ज्यादा देने की जरूरत है जो बिल्कुल बेसिक नहीं है, राइट। सो वो अगर आप डिफाइन करेंगे, अगर पॉल्यूशन भी आप करना चाह रहे हैं तो 1 or 2 लाइनर्स यू कैन यूटिलाइज, बट नॉट मच। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आप क्या एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया,
आप किस तरीके के रिपोर्ट्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें मैटर करेंगी। जितना ज़्यादा आप रिपोर्ट्स को मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, अगर मैं नीति आयोग की कुछ बात करूँ तो आपने नीति आयोग का हाईलाइट कर दिया है ना, तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग ये है, तो अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं तो वो आपके आंसर को, आपकी नॉलेज को, मतलब नॉलेज आपकी ज़्यादा बेटर दिखाता है किसी भी XYZ स्टूडेंट से, और आपके जो आंसर है उसको एक डेफिनेटली एक अपर हैंड देता है। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा और कंक्लूजन में हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को एंड करना है, नहीं तो एक बैलेंस्ड कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नोट पे नहीं है, नेगेटिव नोट पे नहीं है, पॉजिटिव नोट पे भी नहीं है, तो इट शुड बी अ न्यूट्रल कंक्लूजन। सो अब आती है मेजर टिप्स। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू रखना है। एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं कि वो रूल बेस्ड शीट पे काम कर रहे होते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि पेपर कैसे आता है, तो आप रूल बेस्ड शीट पे लिखते हैं। वहाँ पे अगर आप A4 साइज शीट का जो टेम्पलेट है, अगर आप उस पर लिखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग विल गो टिल्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप UPSC का जो शीट का टेम्पलेट है, अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो उन्होंने डाला हुआ है साइट के ऊपर upsc.gov.in पे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उनका प्रिंट लेके उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका अपर हैंड आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि जो रूल बेस्ड पे लिख रहे हैं उनकी हैंड राइटिंग विल गो टिल्टेड इफ दे डू दी एक्सटेम्परी इन देयर एग्जामिनेशन, राइट। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। थर्डली, आपको 3 से 4 आंसर, मैं ये नहीं कह रही बहुत आंसर्स लिखो, बट एटलीस्ट 3 से 4 आंसर जब आप उस स्टेट में आ जाते हैं, 3 से 4 आंसर पर वीक आपको लिखने चाहिए। उसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं, देखिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको इम्पैक्ट का बताया, कीवर्ड्स और डायरेक्टिव्स में और चीज़ें आती हैं। दिस इज योर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आपके जो डायरेक्टिव्स हैं, वो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? मैंने बोला इलास्ट्रेट, आपने देखा होगा जब आपने पेपर पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाए होंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने ज़रूरी हैं। जो लोग इनिशियली आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, बट उनको देखना है कि पेपर कैसे आते हैं, एटलीस्ट एक यू नीड टू बी वेल वर्स विद दैट, सो यू कैन पिक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सी। डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे मत जंप करिएगा। मैं देखती हूँ काफी स्टूडेंट्स डायरेक्टली पहले टेस्ट सीरीज लेके अपने आप को टेस्ट करें। आप टेस्ट क्या कर रहे हैं जब आपकी नॉलेज ही अभी कुछ नहीं है? टेस्ट सीरीज लीजिए तब जब आपका हो चुका है, जब आपको पता लग चुका है कि मैं एक बार कर चुका हूँ सब कुछ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं अपने आप को चेक करना चाह रहा हूँ, इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ या करवाना चाह रहा हूँ। बट जब आपका कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप फर्स्ट गो में आप कैसे टेस्ट सीरीज ले सकते हैं? रादर उनके लिए ये तरीका हो सकता है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, वही क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने बात करी कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स क्या है? आपको डायरेक्टिव्स यूज करने चाहिए। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स को ध्यान में देना है, यूज नहीं करना है, ध्यान में देना है। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे आपका इलास्ट्रेट हो गया, एनालाइज हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो आपको ये सब वर्ड्स दिखेंगे, इलास्ट्रेट दिखेगा, नरेट दिखेगा। नरेट में क्या है? जब आप बैकग्राउंड हिस्ट्री डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं, राइट। ऐसे इलास्ट्रेट में क्या है, डिस्कस में क्या है। तो इसका जो आपको वीडियो में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट में आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें हैं, जो अगर आप डायरेक्टर से बात कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको सारे डायरेक्टिव्स दिख जाएंगे और कैसे कैसे आंसर करना होता है उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को। डायरेक्टिव्स कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स की कोई एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ योर आंसर। तो अगर मैं इलास्ट्रेट कह रही हूँ तो उसमें डायग्राम्स आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे। ऐसे ही आपके हर स्टेप पे आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, तो हर एक क्वेश्चन की एक अलग एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिव दैट इज मेंशन्ड इन द प्रीफिक्स। तो आपको उसको ध्यान देना है, इसलिए इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको सारे डायरेक्टिव्स और उनका यूजेज दिख जाएगा कि अगर इलस्ट्रेट आता है तो आपको क्या करना है, डिस्कस आया है तो क्या करना है, डिस्टिंग्विश आया है तो क्या करना है, कंपेयर आया है तो क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिवाइज और सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि रिवाइज एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ इंपॉर्टेंट? देखिए वहाँ पे इवैल्यूएटर आपके मैं नहीं होंगी, कोई और नहीं होगा, आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब पेपर फाइनल आपके हाथ से निकल जाएगा तो वो चेकिंग के लिए जाएगा, तो वो फाइनल इवैल्यूएटर आपका चेक करेंगे। तो उस टाइम पे आपको उसको रिवाइज करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, रिवाइज एज इन उसको रीडिफाइन करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप खुद अपने पेपर को इवैल्यूएट करें, उसमें से गलतियां निकालें। जब एक प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि आप वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बहुत से और वीडियोस भी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक्सपेक्ट किया जाता है जनरली। तो अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन से नहीं खरा उतरा तो आपको क्या करना है, अपने उसको उस लेवल पर लेकर आना है। That should be the benchmark for you and you should incorporate such things to make it better। तो अगर आप वो कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो हर स्टेप बाय स्टेप, हर आंसर राइटिंग में आपको इंश्योर करना है कि चलो इसमें मेरा वो चीज़ नहीं आई तो मुझे नेक्स्ट में लेके आना है। तो अगर आप उस लेवल तक आ जाएंगे तो एक टाइम पे जब आप खुद रिवाइज करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मच मिस्टेक्स इन योर आंसर। दैट इज वाई सेल्फ इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। आप इवैल्यूएट कराइए, मेंटोर से अपने इवैल्यूएट कराइए, चेक कराइए, जब गलतियां जो जो निकलती जा रही हैं उस पर वर्क कीजिए। ये नहीं गलतियों को हम खुला छोड़ दें, अच्छा ये गलती आई थी अब नेक्स्ट हम वापस वैसा ही आंसर लिख रहे हैं। डोंट डू दैट। और एक कोशिश जरूर करिए, अपने इवैल्यूएटर को भी, अपने फैकल्टी से भी चेक कराने से पहले भी आप खुद चेक करके जाइए, और अगर आपको लग रहा है गलतियां हैं तो उसको रिवाइज करिए। इससे आपकी एक अच्छी हैबिट मेंटेन हो जाएगी और गलतियां करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और जितना हो सके कटिंग अवॉइड करिए और ओवर राइटिंग अवॉइड करिए। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, आपको डेटा कोट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप डेटा कोट करेंगे, स्टैट्स कोट करेंगे, वो इम्पैक्टफुल करेगा, रिपोर्ट्स भी अच्छी रहेंगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। बस आपको ध्यान ये देना है कि हमको एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। ऐसा नहीं कि जहाँ मैंने आपको मेंशन किया कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं तो आप इतने सारे डायग्राम्स बनाकर आ गए कि वो खाली डायग्राम का पेपर लग रहा है। डोंट डू लाइक दैट। देयर शुड बी बैलेंस ऑफ द राइट कंटेंट एज वेल एज द डायग्राम। आई विल बी टॉकिंग अहेड व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम्स you can incorporate in a quick view. I'll give a quick view of the same and then you'll get to know. उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं तो अगर इवैल्यूएटर पूरा नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको क्विक व्यू मिल जाएगा आपके पॉइंटर्स का। ओके, डायग्राम्स क्यों चाहिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि आपके जो डायग्राम्स हैं वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपका एक बेटर प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं। तो हमको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। डायग्राम को हमेशा नीट रखना है, नीट के साथ साथ सुटेबली साइज रखना है। ये नहीं कि पूरा पेज ही हम भर कर आ गए हैं। बॉक्सिंग एंड टाइटलिंग करनी जरूरी है। बॉक्सिंग मतलब आप एक बॉक्स के अंदर बना के आ रहे हैं, और उसको टाइटलिंग मतलब उसको एक लेबल दे रहे हैं कि ये जो फिगर है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और जहां डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां मत बनाइए, मतलब जबरदस्ती डायग्राम घुसाने की जरूरत नहीं है। जहां रिक्वायर्ड है, जहां आपको लगता है कि बन सकता है, वो ये कला जो है या जो आर्ट है, ये आप सीख जाएंगे जब आप खुद आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो आपको पता लगेगा कि आप कहां पे डायग्राम बना सकते हैं और कहां पे आप जबरदस्ती घुसा रहे हैं। तो जबरदस्ती नहीं घुसाना है, राइट। और नोट्स के टाइम पे ही ये बेस्ट रहेगा अगर आप अपने डायग्राम्स को प्रैक्टिस करते हैं। एक लिमिट में करिए, ये नहीं कि पूरा पेपर आप उसको डायग्राम्स का ही कर रहे हैं। और स्टेशनरी भी अप्रोप्रिएट यूज करेगा, ये नहीं कि आप ब्लैक पेन से बना रहे हैं फिर कटिंग कर रहे हैं। डोंट डू लाइक दैट, ओके। एंड आपका जो डायग्राम है इट शुड नॉट बी दैट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप डायग्राम बना इसलिए रहे हैं कि इट शुड बी इजी टू डिसाइफर फॉर द इवैल्यूएटर। अगर वो इजी टू डिसाइफर है ही नहीं तो इसका मतलब आपके जो डायग्राम है उसका कोई रेलिवेंस मीट नहीं हुआ। तो एकदम क्विक व्यू में वो समझ आना चाहिए, राइट। तो अगर हम एरोज बना रहे हैं, वो एरोज इतनी इंटरलिंकिंग हो रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इवैल्यूएटर को समझ में नहीं आ रहा कि ये कनेक्टिविटी हो कहाँ रही है, तो इट विल लीड टू कंफ्यूजन एंड इट विल लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। सो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। मैप्स हम बना सकते हैं, है ना। जितने ज्यादा हाथ से आप मैप बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वहां पे बहुत क्विकली बना पाएंगे। 2 मिनट लगते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करिए अभी से और आपको बहुत इजीली आप ये सब बना पाएंगे। जैसे ये स्टूडेंट्स डायग्राम्स बनाते हैं तो इस तरीके के डायग्राम है, ऐसा आप स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। रादर एक और वीडियो है हमारी टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के ऊपर, आप उसको जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है डेफिनेटली काफ़ी इफेक्टिव होगी और आपके जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर का डिफरेंस आप देख पाएंगे, जो आप पहले अभी तक कर रहे थे और अब जो आप इनके बाद जो आप करेंगे डेफिनेटली आपको अपने स्कोर का डिफरेंस पता लगेगा। कुछ एडिशनल टिप्स मैं देना चाहूँगी, प्लीज़ आई एम रिपीटिंग अगेन, टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बिल्कुल इंसेप्शन स्टेज में होते हैं उनको टेस्ट सीरीज नहीं करना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसी को देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रेंड मैं देख रही हूँ कि बच्चे बिना जाने आप पेपर दे रहे हैं, तो आप अपना मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, वो वेस्टेज रहेगा। तो आपका टाइम का भी वेस्टेज हो रहा है और आपका मनी का भी, तो उस चीज़ को आपको नहीं करना है। एंड
इन्वेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो आपको जब वहाँ पेपर आप दे रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पेपर है मेरा, ये 10 मार्क्स का आ रहा है या 15 मार्क्स का आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा, उतना टाइम देना होगा। 10 मार्क्स पे आपने 7 मिनट दे दिए है ना, और आपने 15 मार्क्स वाले पे आपने 10 मिनट दे दिए, 7-8 मिनट उस पर दे दिए, 10 मिनट इस पर दे दिए। क्योंकि आपका जो 15 मार्क्स वाला है उसमें हमको ये ध्यान देना है कि कंक्लूजन जरूर लिख के आना है। देखिए कहीं जगह आपको लगता है कंक्लूजन नहीं भी रिक्वायर्ड होता तो वहां मत करिए, इट्स नॉट लाइक इट इज मैंडेटरी कि आपको कंक्लूजन लिखना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एट टाइम्स आप एक काम कर सकते हैं, जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें तो डेफिनेटली आपको कंक्लूजन लिख के आना है, एक वे फॉरवर्ड डेफिनेटली देना है, एंड पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को आपको अपने जो आंसर है उसको एंड करना है विद प्रॉपर पोर्ट्रेयल ऑफ your multi-dimensional view, your holistic view of the things of the topic, right? So that's all. I hope you understood lot of things, but the same point I will repeat, that you are consuming the gyan, but I would recommend you to implement this gyan to succeed. Okay, thank you.